नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चल रहा धुआंधार प्रचार सोमवार शाम 5 बजे थम गया। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया है। जमकर चुनावी अखाड़े में पसीना बहाया। पार्टी ने अपने बड़े और राष्ट्रीय नेताओं की लंबी फौज मैदान में उतारी। बीजेपी के कुल 128 राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने कर्नाटक का चुनाव में प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रीय नेताओं के लिए 3116 चुनावी कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्टी ने किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके नेताओं ने कर्नाटक के 318 मठ और मंदिरों का भ्रमण और दर्शन किया। सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज के दिन से ही सुर्खियों में है। फिल्म को लेकर हर जगह बवाल मचा हुआ है। इस फिल्म का हाल भी द कश्मीर फाइल्स की तरह ही हो गया है। इसे लेकर दो ग्रुप बन गए, एक वो जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा वो जो इसका विरोध कर रहे हैं। द केरला स्टोरी को लेकर अब पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला लिया है। सरकार ने सोमवार को द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले की घोषणा की। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म विवादों में घिरी हुई और फिल्म को लेकर कई राज्यों में कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और फिल्म निर्देशक का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? और कुछ दिन पहले की ममता बनर्जी जी के राज्य की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जाती है। जिस तरह से उन बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं, उसके शव को जो देश के सामने आता है, शर्मसार करता है। आप उस पर तो जवाब नहीं देते। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ और उसके ऊपर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करने का एक ऐसा काम करते हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? क्या मिलता है आपको ऐसी सोच को बढ़ावा देने का? उनको कहीं ना कहीं समर्थक दुनिया वालों को भारत के अंदर ही मिलते हैं। जब ये लोग इस फिल्म का विरोध करते हैं और ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वालों के एक तरह से पक्ष में बोलते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष तौर से बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्थन उन्हीं को ही मिलता है जो ISIS की सोच और ऐसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ जुड़ी हो। So there is a possibility that may happen. How do you do? Again, if that is what she has done, then we will again take a legal action. Whatever is possible under the provisions of law, we will fight that. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री इन दिनों निकाय किरण में फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी की कड़ी में उन्होंने आज बाराबंकी और मिर्जापुर में हुंकार भरी। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा यही है। कहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और बाराबंकी के लिए एक और लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी तरफ अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी व्यक्त कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का। जिन लोगों ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया था, जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। फिर यहां पे भारत सरकार टैंकर से पानी भेज रही थी, समाजवादी पार्टी सरकार टैंकर को लेने से इनकार कर दी थी। प्यासा यहां के लोगों को छोड़ा था। हमारे यहां की मान्यता है कि प्याऊ लगाया जाता है लोगों को पानी देने पीने के लिए। कोई भी आ जाए, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं पूछा जाता। हमारी योजनाओं का आधार किसी का चेहरा देख करके नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक ही मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का।
सबके विश्वास और सबके प्रयास का। हम तो उसी बात को लेकर के चले। लेकिन भाइयों बहनों, आपने वाटरवे का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब यहां पे उसकी जेटी बनने को तैयार हो चुकी है मिर्जापुर में। आपकी केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है। यहां के किसान जो सब्जी उत्पादन करेंगे, जो अन्न उत्पादन यहां का अन्नदाता किसान करेगा, यहां के नागरिकों के द्वारा यहां के जंगलों में जो जड़ी बूटियां उत्पादक की जाएगी, निकाली जाएंगी, उन्हें यहां के देश के मार्केट में भेजने के लिए और दुनिया के मार्केट में भेजने के लिए मां विंध्यवासिनी धाम के पास बनने वाली जेटी के माध्यम से दुनिया के बाजार तक पहुंचाने और यहां पर अच्छा दाम उसका प्राप्त होने के लिए एक सुविधा भी लोगों को प्राप्त होने जा रही है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल, एसपी बघेल के साथ साथ तमाम दिग्गज नेता जनसभा कर जनता से वोट मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हर दिन 3 से 4 जिलों में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं विपक्ष इस लड़ाई में उतनी मजबूती से नजर नहीं आ रहा जितनी बीजेपी इस रण में लगी हुई है। जहां बीजेपी ने निकाय किरण में दिग्गजों की ताकत झोंक रखी है, तो वहीं जंग से पहले विपक्ष हथियार डालते हुए नजर आ रहा है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। निकाय किरण में बीजेपी के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा मैदान में। जंग से पहले विपक्ष ने डाले हथियार। यूपी निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण में है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी इस रण को जीतने के लिए सारी ताकत झोंक रही है। बीजेपी ने निकाय के महाभारत में अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। केंद्रीय मंत्री को अमेठी की जिम्मेदारी दी गई है। वो अमेठी में तमाम जनसंपर्क अभियान कर रही हैं, जिससे आवाम को बीजेपी की तरफ खींचा जा सके। वहीं बीएल वर्मा बदायूं में जनता के बीच जा रहे हैं। निकाय किरण में बीजेपी तो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं विपक्ष ने लगता है कि इस लड़ाई में पहले से हथियार डाल दिए हैं। विपक्ष की तरफ से कोई ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस और बसपा की तरफ से जमीनी स्तर पर एक्टिव न होना इस बात के संकेत दे रहा है कि विपक्ष इस चुनाव में ज्यादा रुचि नहीं ले रहा है। बीजेपी की ये ताकत कहीं न कहीं इस बात की तस्दीक करती हुई नजर आ रही है कि निकाय चुनाव में बीजेपी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज 4 से 5 जिलों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा ताकत इस तरह से चुनाव में झोंकना विपक्ष के लिए बहुत बड़ा रोड़ा है। वहीं लगता है कि विपक्ष ने निकाय किरण में अपने योद्धा न भेजकर पहले से हथियार डाल दिए हैं। अब तो आने वाली 13 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता पर किसका जादू चलता है और यूपी की आवाम ने किसको विजयी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैनपुरी में निकाय चुनाव के मतदान के बाद विपक्षी पार्टियों में हार का डर देखने को मिल रहा है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। निकाय चुनाव का जहां दूसरे चरण का मतदान हो गया है, वहीं मतगणना को लेकर सभी राजनीतिक दलों में हलचलें तेज हो गई हैं। हलचलें तेज होने के साथ साथ आज मैनपुरी ब्लॉक स्ट्रांग रूम के बाहर सभी राजनीतिक दल एकत्रित हो गए हैं। महागठबंधन किया गया है। महागठबंधन के दौरान ही निर्दलीय प्रत्याशी नेहा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। निष्पक्ष मतगणना कराए जाने की मांग की है। बीएसपी की रेखा पांडे और समाजवादी पार्टी की सुमन दिवाकर भी उनके समर्थन में आई हैं, जिन्होंने सभी प्रत्याशियों ने एकजुट होकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रशासन के लोग एक तरह मिले हुए हैं और उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मतगणना निष्पक्ष मैनपुरी में की जाएगी। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। हरिद्वार में अवैध मज़ारों पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के विधायक जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे ताकि अवैध मज़ारों पर हो रही कार्रवाई पर रोक लगाई जा सके, लेकिन बात न बनने पर गुस्सा हो गए और डीएम को ही आरोपों से घेर डाला। रिपोर्ट आप देखिए। डीएम साहब को भी तोड़ देंगे, मेरे घर की भी रिपोर्ट बना के दे दो। ऐसा थोड़ी होता है। अरे डीएम साहब ने कह दिया मैं पलट गया, बात खत्म हो गई। डीएम साहब पलट के बात खत्म।
मतलब जिले का जो सबसे बड़े अधिकारी है। इतना गुस्सा विधायक जी, इतनी नाराजगी, मजार गिरी और आप भड़क गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हरिद्वार जिले का हर कांग्रेसी विधायक का इतना गुस्सा कि डीएम को खरी खरी सुना डाली। वाह विधायक जी वाह। डीएम साहब को भी तोड़ देंगे, मेरे घर की भी रिपोर्ट बना के दे दो। ऐसा थोड़ी होता है। अरे डीएम साहब ने कह दिया मैं पकड़ लिया, बात खत्म हो गई। डीएम साहब पलट के बात खत्म। कमाल की बात है, मतलब जिले का जो सबसे बड़े अधिकारी है। ये गुस्सा किस लिए विधायक जी? क्या अतिक्रमणकारियों पर हो रही कार्रवाई गलत है? क्या अवैध मजारों पर हो रहा एक्शन गलत है? क्या सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाना गलत है? क्या गलत किया है प्रशासन ने जिस कारण आप जिलाधिकारी पर ही आग बबूला हो रहे हैं? कांग्रेस विधायकों का टोला डीएम कार्यालय पहुंचा तो इस कार्रवाई को धर्म के नाम पर अधर्म बताने पर बवाल खड़ा हो गया। और ये चिंता अवैध अतिक्रमण पर सरकार के बुलडोजर की है या फिर चिंता हरिद्वार में अल्पसंख्यक वोट बैंक की? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें चीजें समझनी पड़ेंगी कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, एनक्रोचमेंट कहाँ है, रोड कहाँ है। अभी 3 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था कि पूरे शहर का करोड़ों रुपए का नुकसान करा गया था और आज तक वो रोड चौड़ीकरण कभी नहीं हुआ। यही बात हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन डीएम साहब को बताई थी कि डीएम साहब सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है उसको लोगों की भावना का सम्मान रखिए। वह मुस्लिम की भावना नहीं है, ये हिंदू विधायक बोल रहा है आज यहाँ पे खड़ा होकर। ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। को मज़ारों को, समाधि और मंदिरों को कई जगह प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। उसको लेकर हम विधायकगण जो हैं डीएम महोदय और सभी आला अधिकारियों से यहाँ मिलने आए थे और हमने यही बोला कि पौराणिकता देखिए, कितने वर्षों पुराने, कई सदियों पुराने हैं, वो मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। अब जैसे गाजीवाली में घड़ियाल देवता का मंदिर है, वहाँ कोई बच्चा शिशु पैदा होता है या शादी के बाद आशीर्वाद लिया जाता है। इसी तरीके से ज्वालापुर में मजार है, वो करीबन 150-200 साल पुरानी, उसकी पौराणिकता देख लीजिए, उसकी प्रामाणिकता देख लीजिए, उसका रिकॉर्ड तो होगा ना। बात कुछ नहीं, बात ये कि जब हमें टाइम दिया गया था कि हम मंगल तक के इस तरह का कोई या इस तरह के कोई नहीं करने के, तो हमने ये पूछा कि डीएम साहब जब आपने टाइम दिया था तो उसके इंतजार करते। तो उसमें डीएम साहब ने कहा हाँ मैंने जो तुड़वा दी और जो करना करो। मानने इस तरह की एक विधायक को धोन देना वो अच्छी बात नहीं है, बस बात है। अब जो भी हम अपना सलाह करेंगे, जो भी आगे हमारा हाईकमान होगा हम निर्णय लेंगे। हालांकि इस मामले पर जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक में सभी ने बड़े अच्छे से बातचीत की, लेकिन बाहर जाकर के इस बात को लेकर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने हंगामा किया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिली है। प्रशासन जो भी काम करता है वो देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रख के करता है। चूंकि ये प्रकरण हाईकोर्ट पे गया था, लेकिन बाद में ये जानकारी आई कि ये इसको डिफेक्ट में पड़ गई थी रिट, ये बड़ी लंबे समय की संभावना हो गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का सविता कुमार का बड़ा स्पष्ट आदेश है, उसकी कॉपी मैं आप लोग को दे दूंगा। उसमें यहाँ तक कहा गया है यदि सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया और इनके कम से कम 4-5 डेलीगेशन अलग अलग आ गए। कार्रवाई जायज है या फिर नहीं, अब एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के बयान को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो दावा कर रहे हैं कि वो किसी बड़ी साजिश की ओर संकेत कर रहा है। क्योंकि एसएसपी कह रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर इंटेलिजेंस की तरफ से लगातार रिपोर्टिंग की जा रही थी, लेकिन कुछ अराजक तत्व हरिद्वार का माहौल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी को देखते हुए हमने समय रहते ही अतिक्रमण अभियान को चलाया। इसमें टाइम लिया गया था, उस टाइम पर जो है स्वयं इसमें जो हमारी कमेटी थी सब लोग बैठ के बात सुन रहे थे कि क्या इनके जिस बात के लिए है मुद्दे को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने के बाद कोई अलग वर्जन आया, क्योंकि यहाँ पर बात तो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही थी। अब बाहर जाने के बाद क्या रिएक्शन आया, क्यों आया, इस संबंध में जानकारी कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो भी ये अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इसमें पूरी कमेटी बनी, जिससे पुलिस के अधिकारी, एलआईयू के भी लोग हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जो इनपुट आ रहे थे, बीच में मुद्दा आया था, इस मुद्दे के लिए लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे के बाद ही कहीं ऐसे इनपुट आए कि
उत्तर प्रदेश के कुछ सरहदी जनपदों से काफ़ी लोग के आने की संभावना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की संभावना, देहरादून से भी कुछ लोग के आने की संभावना, इस इनपुट को देखते हुए एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही कार्रवाई की गई। कोई एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, सभी जगह कार्रवाई चल रही जहाँ भी अवैध अतिक्रमण, और आगे भी इस तरह से जारी रहेगा। सवाल ये है कि लैंड जिहाद पर हो रही कार्रवाई का धर्म के आधार पर हो रही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म की आड़ में सियासत का खेल हो रहा है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। अमरोहा में अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, जहां इलाज न मिलने से मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है, जहां पर जिला अस्पताल में इलाज न मिलने के चलते मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं अस्पताल के परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और जिला अस्पताल के जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल परिसर का है, जहां पर रजबपुर थाना क्षेत्र के पपसरा निवासी एक युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां पर अस्पताल की लापरवाही के चलते मरीज को परिजन खुद स्ट्रेचर पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने को लेकर लगातार ग्राउंड जीरो पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के जिला अस्पताल जो अमरोहा के स्टाफ है वो बिल्कुल उसके विपरीत कार्य करता नजर आ रहा है, जिसके चलते यहाँ एक बानगी देखने को मिली है कि एक युवक की इलाज न मिलने के चलते मौत हो गई। वहीं जो भाजपा आईटी सेल के जिला संयोजक हैं, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया है और इस पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं हंगामे की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। थाना देहात एसओ सीओ लगातार वहां पर मौके पर मौजूद हैं और उनसे शांति बनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं सीओ ने जानकारी देते हुए कहा कि इसमें परिजनों की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो भी अस्पताल के लापरवाही के चलते उन्होंने आरोप लगाया, इसमें जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसीएमओ ने जानकारी देते हुए कहा कि इसमें जो भी लापरवाह कर्मचारी या डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध जांच के बाद विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान। भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही अभी इंतजार कर रहे हों दायित्वों का, लेकिन ऊंचा रसूख और पहचान रखने वाले कांग्रेस बैकग्राउंड के मोहम्मद इकराम को सरकार ने कर्मकार बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया है। दरअसल कांग्रेस के नेता बीजेपी में ये पैंट बताती है कि उनका रसूख कितना बड़ा है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार दायित्व के सवाल पर जल्द कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपे जाने का दावा करते ही रह गए और कांग्रेस के नजदीकी मोहम्मद इकराम की सरकार के द्वारा ताजपोशी भी कर दी गई। हालांकि मोहम्मद इकराम के साथ 6 अन्य सदस्य भी कर्मकांड बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं, जिसके लिए मोहम्मद इकराम ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।